बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज। उसकी ये 37वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मगरिब की नमाज की वजह से हवेली में एक सकूत तारी था। वो अम्मा जी के कमरे में चली आई। अम्मा जी अभी नमाज में मसरूफ़ थी। वो दरवाजे के करीब बैठकर उनके फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगी। अम्मा जी नमाज से फ़ारिग होकर तवील दुआ में मसरूफ़ हो गई। वो उनके पहलू की तरफ आ खड़ी हुई। अम्मा जी, आपके पास तो सभी कुछ है, आज दुआ छोटी मांग ली। उससे रहा न गया और बोल पड़ी। अम्मा जी ने जल्दी जल्दी दुआ पूरी की, चेहरे पर हाथ फिरा और नहायत हैरत के साथ उसकी तरफ देखा। क्या बात है अम्मा जी? मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। किससे? वो मज़ीद हैरान हुई। तैमूर खाना से। उसकी आवाज़ में भी आंसुओं का असर था। इधर बैठ मेरे पास। अम्मा जी के चेहरे पर फिक्रमंदी झलकने लगी। वो कालीन पर बैठ गई। आपकी नमाज की जगह मेरा वज़ू नहीं है। उसने फासले पर बैठने की तरजीह पेश की। क्यों डर लग रहा है तुझे तैमूर से? वो बहुत तशवीश से पूछ रही थी। उसका हसीन चेहरा उन्हें हौलाने लगा। वो मैं बीबी जान के साथ बाज़ार चली गई थी। तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो गई थी। उसका ज़हन इधर उधर भटकने लगा। कल भी उसने रूपा देवी के साथ जाने से मना कर दिया था। उसने तो आज तक किसी के आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाई, यहाँ तक कि कभी ध्यान भी नहीं दिया। उसकी तो अपनी एक मगन दुनिया। वो एकदम सोच में पड़ गई थी। आप कह दे कि आइंदा नहीं जाऊंगी मेरी तौबा। वो रो पड़ी। है ना बेवकूफ़, कह दूंगी भला, इसमें रोने की क्या बात है? पागल तो नहीं है, खा नहीं जाएगा तुझे। पर कुछ मुझे भी तो पता चले कि वह तेरे बाहर जाने पर गुस्सा क्यों करने लगा है। उनकी तशवीश बजाती इंतहाई लापरवाह इंसान एक मामूली मुलाजमा पर इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? कुछ तो बात है, वरना उसकी बला से सारा घर बाहर कूदने लगे तो वो ना पूछे। आप खुद ही पूछ लेना अम्मा जी। मैं तो आज आपके कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं पर ही पड़ी रहूंगी। खुदा ना ख्वास्ता बंदूक ताने बैठा है तुझ पर, पागल कहीं की। वो नाराज़ हो गई। अम्मा जी, मुझे किसी का गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं, और खान का तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे हर किसी के गुस्से से डर लगता है, अल्लाह की कसम अम्मा जी। तौबा है जैतून बानो, राई का पहाड़ बना रही है। कह दूंगी मैं उससे कि तुझसे आराम से बात किया करे, तेरा दिल कमज़ोर है। जा अब शाबाश काम कर। वो क्योंकि हकीकत हाल से बेखबर थी, इसलिए न्याजी फितरी थी। उसी दम मामा अंदर दाखिल हुई। तैमूर खाना बुला रहे हैं तुझे। वो मुतरबा से मुखातिब हुई। अम्मा जी। उसने बेचारगी से उनकी तरफ देखा। तैमूर को यहीं भेज दो मामा। अम्मा जी अपनी नमाज की चौकी पर बैठ गए। मुतरबा दबे पाँव बाहर निकलने लगी। तू कहाँ चली? ठहरी अभी, तेरे सामने ही पता करूंगी सब कुछ। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मामला क्या है। क्या तवील तवील फसाना बन रहा है? वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ाई। वो दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। चंद मिनट गुजरे के तैमूर अंदर दाखिल हुए। कहाँ है वो मुसीबत? वो थकन की वजह से शायद खासे बज़मिज़ाज हो रहे थे, और शायद वक्त के ज़िया पर भी। क्या बात है बेटे, क्यों गुस्सा कर रहे उस बे माँ बाप की बच्ची पर? नौकर को खुद भी पता होता है कि वो नौकर है। ज़रूर बार बार जताता है कि वो नौकर है। जो काम वो करता है वो काम ही उसे याद दिलाने को काफ़ी है कि तू नौकर है। उस हवेली में कोई नौकर भी खरीदार हुआ नहीं है। हमारे नौकर ही पुश्तियों से चले आ रहे हैं। लोग समझते हमने खरीद रखे। तुम्हारे बाबा साहब बर्मा से 2 लड़कियां लाए थे, मोल ऐसी मोरनी जैसी, गोरी गोरी, छोटे छोटे कद की। मैंने तो तुम्हारे बाबा साहब की जान खा ली। ऐसी कबूतरों की तरह सहमी हुई थी कि मेरा तो दिल ही दुख गया। दारुल अमान भेज दिया था मैंने तो। वो गुस्से भी हुए थे कि तुम्हारी खिदमत को लाया था। मैंने कहा कि मैं नहीं लेती ज़बरदस्ती की खिदमत। मुझे कोसे ऊपर से दिखावे को ठंडा पानी पिलाए। मोरचल झला गई। ना बाबा, जिसका खिदमत करने को जी न चाहे वह भला जाए हवेली से। हम रोकेंगे नहीं। अगर उसका काम में दिल नहीं लगेगा तो 16 आने से कह दूंगी वापस गांव छोड़ा बसे। बेटे, अगर उससे कोई गलती होगी है तो आइंदा नहीं होगी। अब तुम मेरे पास बैठकर हंसी खुशी की बातें करो। जा तो चाय बना कर ले आ खान के लिए। अम्मा जी ने अमन की फाख्ता का रोल यूं अदा किया जैसे कोई याद किया हुआ सबक सुनाओ। क्योंकि वो खुद ऊंची आवाज़ और बिगड़े हुए तेवरों से घबराती थी, इसलिए भी मस्तदी काबिल जिक्र थी। अम्मा जी, तैमूर खान जिद से हो गए। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्यों इस अहमक और गवार की हमायत कर रही हैं? हाँ तो फिर पता कराओ ना मुझे। वो बुरा मान गई। तुम्हें हमने कहा था ना कि हवेली से बाहर कदम ना निकालना, तुम्हारी समझ में नहीं आता? वो माँ को जवाब देने की बजाय उससे मुखातिब हुए। मैं अकेली नहीं थी खान बीबी जान, और शट अप। जब तुम्हें कह दिया था तुम बाहर नहीं जाओगी, ना अकेली ना किसी के साथ। हवेली यहाँ इज्जत की अलामत है। कोई तमाशा हुआ तो गांव वाले बाबा साहब के बारे में क्या सोचेंगे कि वो किन लोगों से ताल्लुकात रखते हैं। हमारी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, मगर
हम तुम्हें अपने ख़ानदान के लिए मुसीबत नहीं बना सकते। वो भरम हुए। क्या बात है बेटे, कुछ मुझे भी तो बताओ, आखिर मामला क्या है? खुदा न ख्वास्ता क्या बात हुई है कि इज्जत का मसला हो गया है? मुझे बताओ, मैं खुद संभाल लूँगी। अम्मा जी तैमूर को गुस्से से भड़कता देखकर बेहद परेशान हो गई। जब खाला इसे लाई थी आपने इंटरव्यू किया था कि ये कौन है, खाला की क्या लगती है, उसके घर वाले कौन है, कहाँ रहते हैं? वो माँ की तरफ पलटे। इंटरव्यू क्या करना था बेटे, खाला 14 साल से हवेली में इज्जतदार बेघर औरत है, आज तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, मेहनत करके खाती है, खुशी खुशी खिदमत करती है, मेहनती है, इससे भला काहे के सवाल जवाब करती? अम्मा जी ने खासी हैरत से उनकी सूरत देखी। लेकिन जब कोई हवेली में आया आपको उसका अता पता मालूम करना चाहिए, तैमूर ने इसी अंदाज में कहा। बस ये अता पता बहुत है कि ये 16 आने की भांजी है और 16 आने एक भली दुखिया औरत है। अम्मा जी ने सादगी से जवाब दिया। तुमने बच्ची की कोई गलती देखी है? माँ वो चौंक कर पूछने लगी। तैमूर खामोश है। अम्मा जी हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत कम उम्र और बेवकूफ़ है और कोई भी सही सोच रखने वाला इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर इस हवेली की मुलाजमा है, अगर इसके साथ ज़्यादती हो गई तो हमें बहुत दुख होगा। वो इतना कहकर बाहर चले गए। मुतरबा को तो ये जुमला बड़ी मेहनत की कमाई लगा। यहाँ वहाँ रंग बिरंगी आतिशबाजी छूटती महसूस हुई। जिनका ध्यानो ख्याल हर आन रहता हो, उनकी खबरगिरी के अंदाज थकन उतारने को काफ़ी रहते हैं। लो बताओ, उलझा कर रख दिया मुझे। बैठी मामा सीधा करती रहूं, तू बता अगर कोई बात है। सीधी सादी अम्मा जी बहुत उलझ रही थी। मुतरबा ने नज़रें उठाकर उनकी सिम देखा। आप खाला से पूछ लेना अम्मा जी, मुझे तो खुद भी कुछ पता नहीं। वो आहिस्तगी से बोली। तेरी बात तुझे नहीं पता तो 16 आनों को खाक पता होगी। अम्मा जी जलाई। आप यकीन करें अम्मा जी, उन्हीं को पता है सब। भेजूँ उन्हें आपके पास? वो बाहर की तरफ बढ़ी। हाँ हाँ भेज दे। तौबा, मेरा तो सर दुखने लगा है। अम्मा जी ने सर थाम लिया। आपने बुलाया अम्मा जी? खाला कमरे में दाखिल हुई। हाँ आ 16 आने बैठ। अम्मा जी ने भी नशिस्त का आरामदेह अंदाज इख्तियार किया। जी। खाला कालीन पर बैठकर अपना पान का बटवा खोलने लगी। 16 ने तूने बताया था इस बच्ची के माँ बाप मर कब गए? अम्मा जी खाला को गहरी नज़रों से देखने लगी। खाला एकदम ठटक गई मगर नज़रें नहीं उठाई। मरे हुए ही समझ ले। खैरियत, आपको ये क्या ध्यान आया? उनके लहजे में फिक्रमंदी का तासुर था। सीधा सीधा जवाब दे 16। क्या समझ लूँ? अम्मा जी का तो वैसे ही सर दुखने लगा था। नाराज़गी से बोली। कोई बात हो गई अम्मा जी? खाला की आवाज़ बहुत धीमी थी। मुझे तो नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि कोई बात हो गई है। तैमूर गुस्सा कर रहे थे जैतून बानो पर और बार बार ये कह रहे हैं कि ये घर से बाहर नहीं जाएगी। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तुझे ज़रूर पता होगा। अम्मा जी गोया हुई। खाला सर झुकाए सोचती रही, फिर गला साफ करके बोली। अम्मा जी आपको तफसील इसलिए नहीं बताई थी कि बच्ची को हवेली वाले जलील न समझने लगे। वो तो मालूम है बेकसूर है। हैं? अम्मा जी गाँव तकिए से टिकी हुई थी, चौंक कर उठ बैठी। ये मेरी सगी भांजी नहीं है, मगर है बहुत मजलूम। हिंदुस्तान में इसकी नानी का घर मेरे महके के बराबर था। रिश्तेदारों से बढ़कर सलूक था दोनों घरों में। पाकिस्तान बना तो हिजरत भी साथ की, फिर एक ही जगह रहे। इसकी नानी अब्बा की नामी गिरामी गाने वाली है। मुश्तरी अब्बा ने वाली के नाम से सारे हिंदुस्तान में मशहूर थी। एक सैयदजादा उस पर फिदा हो गया। वली के रईसों में से एक था उसका घराना। उसने जैतून की नानी से चुप कर शादी कर ली और कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता बनाकर अपने ख़ानदान में ले जाएगा। उससे शादी के बाद मिस्त्री दुनिया वाले ने दुकान बढ़ा ली और गुमनामी में चली गई थी, मगर थी बाला खाने में ही अपनी माँ के पास। बहुत भरता था रईस उसकी माँ को, तभी तो चिपकी हुई बैठी। वहीं जैतून बानो की माँ शहरबानो पैदा हुई। मिस्त्री की माँ मानो आपकी कितनी लालची होती है। ये औरतें उसकी तो यूं भी रूह फना हो रही थी कि सैयदजादा मिस्त्री को जब अपने साथ ले जाएगा तो हलवे मांडे कैसे चलेंगे। मकार ने बच्ची छुपा ली और उस आदमी को देख कह दिया कि लौंडा पैदा हुआ था, मगर फ़ौरन ही मर गया। आप जानो अम्मा जी उन औरतों की चालाकियाँ। कुछ अरसे बाद मिस्त्री को उसका मर्द ले गया, मगर उस बदनसीब को 4 दिन भी खुशी देखना नसीब नहीं हुई। उसके मर्द को किसी ने दुश्मनी में गोली मार दी। उसके घर वालों को तो मिस्त्री 1 से लाख तक मंजूर नहीं थी। इकलौती औलाद के सामने झुक गए थे। जब बेटा ही न रहा तो वो क्या लगती, उनकी इद्दत भी पूरी करने नहीं दी। खड़े खड़े 2 कपड़ों में बाहर निकाल दिया। यूं वो बड़े पड़ोस में आबाद हुई। मेरे अब्बा ने बहन कह दिया। यूं हम सब उससे पुप्पी कहने लगे। मेहनत मजदूरी करके पेट पालती रही। एक रोज़ दिल्ली में उसे अपने वहाँ का ख्वाजा से टक्कर गया।
उसने भेद खोल दिया। पुप्पी पर के उसके वहाँ लौंडा नहीं लौंडिया हुई थी और वो जिंदा है और तेरी माँ उसकी ट्रेनिंग कर रही है। पुप्पी को तो छक्के छूट गए। उसने सैयदजादे के सामने हल्फ उठाया था कि मर जाएगी मगर दोबारा इस दुनिया में नहीं जाएगी। अब उसकी औलाद वहाँ थी। उस बेचारी की तो दुनिया हराम हो गई। एक दिन टिकट कटाकर अबाला पहुंची। खूब गुस्सा हुआ मगर वो मकार बुढ़िया भला उसकी चलने देती। बस इतना माने कि आकर मिल लिया। महीने 2 महीने में अगर ज़्यादा अड़ी तो मिलने भी नहीं दूंगी। पुप्पी बेचारी अकेली कमज़ोर औरत अगर ससुराल वालों से भी मदद मांगती तो वो कब उसकी बात का एतबार करते। गवाहियाँ देने वाला तो मनो मट्टी तले सो रहा था। बस बेचारी ने दिल पर पत्थर रख लिया था। मिलकर आती थी तो दोनों रोती थी मेरे माँ बाप के आगे। बस इतनी मेहरबानी की थी उस जालिम ने कि बच्ची से माँ को माँ ही कहलवाने लगी। यूँ शहरबानो अपनी माँ को पहचानने लगी। वो लोग अबाले से हिजरत करके सिंध में आबाद हुए थे। पुप्पी पाई पाई जोड़ती थी बेटी से मिलने के लिए। बड़ा तरस आता था। वो तो वक्त से पहले ही बहुत बूढ़ी लगने लगी थी। गुर्बत और फिर मुस्तकिल गम, बेवगी और मोहब्बत की शादी की औलाद तो औलाद होती है। शहरबानो तो फिर उसके प्यार की निशानी थी। उसने बड़े जतन किए कि शहरबानो इस माहौल से निकल आए मगर कुछ ना हुआ। फिर तारीख ने अपने आप को दोहराया। सिंध के एक वडेरे का दिल शहरबानो पर आ गया। छुपकर निकाह कर लिया मगर वो शहरबानो के बाप जैसा मर्द नहीं था। कुछ शहरबानो के अपने मिजाज का भी अमल दखल था। गाड़ी चली नहीं, ये वापस आ गई अपनी नानी के पास। वहीं जैतून बानो पैदा हुई। पुप्पी मिलने गई तो उसकी माँ का आखिरी वक्त चल रहा था। पुप्पी के सुनकर के बच्ची को मैं पाल लूँगी। अकेले दिल घबराता है। जैतून बानो को साथ ले आई। शहरबानो को कमज़ोर औलाद अकेली माँ से ख़तरा हो सकता था। उसकी तो जैसे जान छूटी। उसे तो बेफिक्री मिल रही थी। झट बच्ची माँ के हवाले कर दी। सोच रही होगी कि माँ पाल पोस कर जवान कर देगी तो वो लाकर उसे मकान पर बिठा देगी। अब पुप्पी इतनी भी सीधी नहीं थी कि अपने तौर पर कुछ सोच ही ना सके। जैतून बानो अभी बहुत छोटी थी कि पुप्पी ने मुझे कह दिया था कि जब ये बड़ी हो जाए तो इसे हवेली ले जाइयो और वहीं इसकी शादी कर दीजिए। पुप्पी को इस माहौल से नफरत हो गई थी। फिर गाँव में लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा था। गाँव के पटवारी की बीवी माजूर हो गई तो उसकी औलाद को भी पुप्पी ने पाला पोसा। उन्होंने फिर भी पुप्पी का बहुत ख्याल रखा। पटवारी के 3 बच्चे पुप्पी ने पाले। तीनों पुप्पी को अपने बाप की बहन समझते हैं। पुप्पी कहते हैं एक लड़का है सरदार, वही ख्याल रखता है। अब पुप्पी का उसी को जैतून बानो सरदार मामू कहती है। खैर से बीवी बच्चों वाला है। खाला अब खामोश हो गई। अम्मा जी जैसे सांस रोके सुन रही थी। खाला के चुप होते ही चौंक गई। 16 आने, इतने बड़े बाप की औलाद है जैतून बानो। कुछ पता नहीं कौन है वो वडेरा। अम्मा कुछ सोचते हुए गोया हुई। हाय अम्मा जी, जिसके साथ 2 बोल पढ़े थे, कभी पलट कर उसे नहीं पूछा। ऐसे अयाश आदमी इधर उधर की अपनी औलाद कब कबूलते हैं। आप भी बहुत सीधी हैं। खाला ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए जवाब दिया। तो क्या निकाह के बाद उसे पता नहीं चला होगा कि उसकी औरत के कुछ होने वाला है। अम्मा जी को ये नुक्ता समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या पता उनके चक्रों का। ऐसा गैरतमंद होता तो ब्याह कर औरत को इस माहौल में छोड़ता ही क्यों। खाला ने मुंह बनाया। है तो तू बहुत समझ वाली 16 ने। अम्मा जी ने खाला की नुक्ता रसी को बड़ी फराग दिली से सराहा। बताओ यहाँ वहाँ अपनी औलाद छोड़ते फिरते कैसे मरे हुए ज़मीर होते हैं लोगों के। तैमूर बता रहा था बाज़ मुल्कों में इतनी गुर्बत है कि लोग पेट की खातिर अपनी औलाद बेच देते। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मगर अब हो रहा है। ये तो अल्लाह के कलाम में भी लिखा है कि बाज़ लोगों के दिलों पर मुहर लगी होती है। अंधे बहरे कहता है अल्लाह ऐसे लोगों को। बताओ बेकसूर बच्चे। मेरे बच्चों को बुखार चढ़ जाए तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती और हशर की आखिरी 4 आयतें पढ़कर अपने बच्चों पर दम ना करूँ तो चैन नहीं आता। मैं तो दम किए बगैर बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती। कितनी बुरी आग होती है औलाद की। कितना महंगा होता है सुहाग का जोड़ा। उसे पहनने के बाद औरत अपने लिए कब रहती है। बताओ तो ऐसा कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। किस कदर हसीन बच्ची और कितनी बदनसीब। अम्मा जी की जान को मलाल लगने लगे। आपको कोई एतराज़ तो नहीं अम्मा जी, खाला ने दबे दबे लहजे में कहा। किस बात पर। वो हैरान हुई। जैतून बानो की हवेली में रहने पर। खाला ने डरते डरते उनकी तरफ देखा। भाई कह दिया तो मेरे ऊंचे नसीब हैं कि किसी दुखिया बेआसरा को मेरी छत के नीचे पनाह मिली है। अल्लाह मेरे हाथों किसी का भला कराए। ये तौफीक खुशबख्तियों को मिलती है।
उसकी नानी के नाम की रोटी भी भिजवा दिया कर। हर जुमेरात को गरीबों में अयाज फातिहा भी दिलाया कर। उसके नाम की बड़ी मजलूम होती हैं ये औरतें। मालूम नहीं क्या क्या मजबूरियाँ होती होंगी उनके, तुझे पता नहीं। ज़माने का हाल, कितनों को सोफे पर बिठाकर खिलाते हैं और इन औरतों की चादरें खुद उतारते हैं। और फिर अब क्या कहूँ सोलान ने, बहुत बुरी है दुनिया। एक मेरी अकेली जान और इतने दुख। और अच्छा सुन, ये तैमूर को कैसे पता चला? तूने बताया था। अम्मा जी को ध्यान आया। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अम्मा जी, परसों आई थी वो बदनसीब, खाला ने बेजारी से कहा। कौन? अम्मा जी समझी नहीं। वही शहर बानो, उसकी माँ, खाला ने नागवार तासुरात के साथ बताया। है? कब? तूने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? बस मुझे यही ख्याल था कि हकीकत खुलने पर कहीं बेचारी दर बदर न हो जाए। जो उसे इतनी तवज्जो और मोहब्बत मिली है छिन न जाए। अब भी अम्मा जी आपसे यही दरख्वास्त है, हवेली में और किसी को नहीं बताइएगा। अरे मुझे क्या बताने की पड़ी है, इतना पुराना साथ है मेरा तेरा। अब भी नहीं समझती मुझे, मगर ये तो बता क्यों आई थी वो यहाँ? अम्मा जी ने ताज्जुब से सवाल किया। माँ बनकर बेटी को लेने आई थी। उम्र ढल रही है, पूरा नहीं पड़ रहा होगा। वो जलकर बोली। तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी फूल जैसी मासूम बच्ची है, कितनी पत्थर होती हैं औरतें। फिर क्या हुआ? तैमूर खाना और यावर खाना ने सफ़ा जवाब दे दिया कि हमारी मुलाजमा है, हमारी मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं जा सकती। यावर भी मिला था उस औरत से? अम्मा जी चौंकी। जी, दोनों भाइयों ने बात की थी, खाला ने जवाब दिया। अच्छा फिर क्या? धमकी देने लगी, गुस्सा दिखाने लगे? तब यावर खाना ने कहा कि जैतून बानो को बुलवा कर पूछ लो जाना चाहती है या नहीं। लो बताओ, उसे बीच में डालने की क्या ज़रूरत थी? वो तो बेअकल है, जो साथ चल पड़ती तो। मुझसे कुछ ना छुपाया कर सोलान ने। अम्मा जी को गुस्सा आ गया। फिर बता क्या कहा जैतून बानो ने? उसने इनकार कर दिया, बोली मैं तो इस औरत को नहीं जानती। शुक्र खुदा का। फिर कुछ नहीं बोली उसकी माँ? धमकी देकर चली गई। बोलती क्या? खाला ने कहा। अच्छा तभी तैमूर ऐसे कर रहा है, ठीक ही कर रहा है। क्या भरोसा ऐसे लोगों का? क्यों? अम्मा जी ने कहा। जी ठीक कह रही हैं आप, मेरी तो उस दिन से नींदें ही उड़ गई। खाला फिक्रमंदी से बोली। तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मालिक है। ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों भाइयों को ये सारा किस्सा पता लग गया। तेरे बड़े खान को पता लग जाता तो इस औरत का दिमाग उसी वक्त ठीक करके रख देते। चल खैर, अल्लाह ने करम किया, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जा तू अपना काम कर। अम्मा जी पुरसुकून हो गई। खाला फ़ौरन उठकर चल पड़ी। तज़ईन आई हुई थी, खूब रौनक हो रही थी। सब बाग में ही बैठे हुए थे। यावर अली ख़ान किसी ज़रूरी काम से पेशावर जा रहे थे। नाज़नीन गाहे गाए बाग में आप भी मौजूद होती, फिर वापस अपने कमरे में चली जाती कि यावर अली ख़ान तैयार हो रहे थे। अम्मा जी ठीक नहीं कहती थी। कहते किसे हैं? तुम्हारी एक एक हरकत से ज़ाहिर है कि खुश हो। बिगड़ती थी। रईसा बेगम ने बहुत ही प्यार से कुल कुर्ता शलवार रुपए में मलबूस खिलखिलाती तज़ईन को देखा। शुरू में तो सभी अच्छे होते हैं। तज़ईन हंसी। फिर वही बदशगुनी की बातें। अम्मा जी ने कहा जब खुश होते हैं तो बस खुश होते हैं, कुछ नहीं और कुछ नहीं सोचते। नाज़नीन ने तज़ईन के झुमकियों के सहारे दुरुस्त करते हुए उनके रुखसार पर चुटकी भरी। छोटी भाभी को देखकर तो फरिश्ते दुनिया के बारे में सब अच्छा है की रिपोर्ट लिखते होंगे। तज़ईन ने शरारत से कहा। अम्मा जी आज आपने हमारे लिए क्या पकवाया? हम वहाँ ससुराल में तुम्हारी तकलीफ़ के भूखे मर रहे हैं, है ना? नाशुक्री क्यों करती है? तकलीफ़ तेरा घर है। हाय अम्मा जी, इतने मेहमान रुके हुए थे वहाँ के, बस मुझसे नहीं खाया जाता नए लोगों के साथ खाना खाना। जब अंदर सब अच्छा हो तो बाहर भी सब अच्छा नज़र आता है। नाज़नीन ने शौक़ी से उन्हें छेड़ा। दुआ दे मेरे भाई को, महीनों में आलिम फाजिल बना दिया आपको। तज़ईन ने भी जवाबी कार्रवाई की। नाज़नीन के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए। कौन से वाले भाई की बात कर रही हैं आप? तैमूर उन सबको ढूंढते हुए वहीं आ गए जिसका ये सामान है। ज़ाहिर उन्हीं की बात करेंगे। तुम्हारा कारनामा देखने का इश्तियाक ज़रूर है, मगर अभी उसमें दिन है। तज़ईन खिलखिलाई। नहीं, आप हुक्म करें तो अभी, यानी जल्दी दिखा देते हैं कारनामा। वो बड़ी सादतमंदी से गोया हुए। जी नहीं, हमारे यहाँ जूतियाँ घसकर दुल्हन लाने का रवाज है। आप रवायात तोड़कर इनकलाबी बनने की कोशिश ना करें। बाज़ औक़ात इनकलाब बहुत ज़रूरी होते हैं आपा। तैमूर ने मसनूई संजीदगी के साथ समझाने की कोशिश की। ये वाला लाए तो बहुत बुरा होगा, रईसा बेगम ने धमकी दी। आप लोगों को नए नवेले जूते सैंडलों का इतना ही शौक़ है तो फिक्रमंद ना हो, अपना अपना नाप दे दीजिएगा। इंग्लिश जूते सैंडलें बहुत खूबसूरत होती है, वहाँ से भिजवा देंगे।
अम्मा जी, मामा पूछ रही है खाना लगा दूँ? मुतरबा तैमूर की पुश्त की तरफ खड़ी अम्मा जी से मुखातिब थी। मर्दाने में लगा दो, अभी तो लड़कियां हंसी मजाक कर रही है, थोड़ी देर बाद लगा देना। रूपा देवी को साथ लगा लो, क्यों अकेली हलकान हो रही हो? अम्मा जी, मुझे तो गड़बड़ की बू आ रही है, बस आप तैमूर का निकाह फ़ौरन पढ़वा दें, बांध दे जल्दी से, इससे पहले कि कोई लाल पीला नीला हरा इनकलाब ले आए। नाज़नीन ने सास को मशवरा दिया। और जो फीका सफ़ेद आ गया तो मसला हो जाएगा। अम्मा जी को इस उम्र में इंग्लिश सीखना पड़ेगी, क्योंकि हमारी अम्मा जी इशारे कनाई में बातें करना वैसे भी पसंद नहीं करती। तज़ीन ज़ोर से हंसी। अरे आग लग गई इस अंग्रेज़ी को, इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है मेरी। शादी से पहले मेरे बाप के पास बैठती होती थी अंग्रेज़ों की गोले की तरह लगती है मेरे दिमाग पर। अम्मा जी बेजारी से बोली। जब ही तो कह रहे हैं इस मर्तबा बांध कर भेजिए। चलो तो तुम लोग बता दो, किसे भावज बनाए तुम्हारी? ख़ानदान मिलने जुलने वाले सभी की लड़कियां देख रखी हैं तुम बहनों ने। अम्मा जी ने मुस्कुराकर गोया शरारत में बेटियों बहुओं का साथ दिया। जाओ बेटे, मर्दाने में खाना लग रहा है, पहले खाना खा लो। अम्मा जी ने कहा। भूख नहीं है, वैसे भी हम पर सफ़र सवार है, 1 घंटे बाद हम सराय रवाना हो जाएंगे। इस अंधेरे इतनी दूर का सफ़र करोगे? अजीब काम धंधे हैं तुम्हारे भी। अम्मा जी, कराची से टेलीफोन आया है। मुतरबा फिर आ गई थी। किसका? कौन से टेलीफोन पर? पूछा था तूने? अम्मा जी खड़ी हो गई। तैमूर खाना के कोई दोस्त हैं, वो आहिस्तगी से बोली। पागल ही है बिल्कुल, मुझसे बातें करेगा तेरे खान का दोस्त? अम्मा जी माथे पर हाथ मारकर दोबारा वहीं बैठ गई। इसे तैमूर से डर लगता है ना, इसलिए आपकी लाइन पर बात कर हो रही है कि तज़ईन हंसी। तैमूर झलाकर तकरीबन पाँव पटकते अंदर के सिंध बढ़े थे। मुतरबा उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसी दम बड़े फाटक पर तड़ तड़ गोलियां चढ़ने की आवाज़ आई। तैमूर अली खान, जो मुतरबा को अपने पीछे आता महसूस कर चुके थे, एकदम तेज़ी से पलटे। अंदर भाग जाओ लड़की। मुतरबा तो गोया सर पर पाँव रखकर भागी। बाग में बैठी हुई दीगर खवातीन में भी खुलबली मच गई। वो उस तरफ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ गई। रईसा बेगम ने अम्मा जी का बाजू थाम रखा था। दिलों में गोया पंखे लगे हुए थे। अम्मा जी बुलंद आवाज़ से आयतुल कुर्सी का विर्द करती जा रही थी। अरे ये तैमूर बड़ा निशानेबाज बनता है, कहीं फाटक की तरफ न चला गया। मार कौन सी फ़ौज आ गई, अल्लाह रहम करे। अम्मा जी को एकदम तैमूर अली खान का ध्यान आया। अब इतने भी अहमक नहीं है तैमूर अम्मा जी, क्या हवाई पिस्तौल चलाएंगे? कौन सा हरदम अपने साथ हथियार लिए फिरते हैं? नाज़नीन ने हवास पर काबू पाकर सास को तसल्ली दी। अरे उसका कोई भरोसा नहीं, आगे पीछे नहीं देखता। अम्मा जी की परेशानी कम नहीं हुई। आप अंदर तो चलें। तज़ईन झलाई। दूसरी तरफ तैमूर अली खान अंदर से गन लेकर वापस भी आ चुके थे और तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़े थे। चौकीदार अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके बाएं बाजू पे गाढ़ा गाढ़ा सुर्ख खून वरई से बहता नज़र आ रहा था, दूर से ही बहता नज़र आ रहा था। खान आप अंदर चलो, हम निबट लेगा, सिर्फ 2 हैं। चौकीदार ने अजियत पर काबू पाते हुए तैमूर अली खान को मुखातिब किया। तुम्हारा बाजू जख्मी है, तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। तैमूर अली खान का अंदाज कतई था। उसी दम एक गोली शोले की सूरत उनकी तरफ आई। सिर्फ एक लम्हे की बात है, अगर तैमूर तेज़ी से एक तरफ ना हो गए होते तो कन पट्टी फाड़ती निकल जाती। खान अल्लाह का वास्ता आप अंदर जाओ, बड़ा खान हमको गोली मार देगा अगर आपको कुछ हो गया। चौकीदार ने मन्नत की। वैसे कुछ नहीं होगा, मगर इस बहस में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तैमूर अली खान चिढ़कर गोया हुए। हम ड्यूटी पर है खान। चौकीदार को हमलावरों से ज़्यादा बड़े खान का खौफ था। उसी दम बाबा साहब अपनी नई गन के साथ बाहर आते नजर आए। साथ ही बाहर से फायरिंग फिर शुरू हो गई। तैमूर हटो इधर से, बाबा साहब की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। काका जान खून गुलाबी फिराक पहने फर्श पर गेंद मारती उछलती कूदती बरामदे में आई थी। चौकीदार के बाजू से बहता खून देखकर एकदम डरकर चीखी। एक लम्हे को तो तैमूर अली खान की तमाम असाबी कुव्वत एकदम हवा हो गई। एक तरफ बाबा साहब का हुक्म, दूसरी तरफ चौकीदार, और फिर गलों की चीख। बाबा साहब प्लीज़ आप गलों को अंदर ले जाइए। उस वक्त सबसे परेशान कुल मरहला बच्ची की वजह से आया था, और बस इतनी ही देर में चौकीदार एक दीव की गिरफ्त में आ चुका था। ठग गोली चली गई और गन तैमूर अली खान के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। साफ जाहिर था कि निशाने पर तैमूर अली खान नहीं, बल्कि उनकी गन थी और मकसद उन्हें निहत्ता करना था। इससे कबल के वो संभलते, वो फौलादी बाजू उन्हें जकड़ चुके थे। चौकीदार का अंदाज़ा गलत था। वो 2 नहीं 4 थे। 2 ने फाटक पर मोर्चा संभाल रखा था और वो 2 तैमूर अली खान और चौकीदार को गिरफ्त में लिए हुए थे। बाबा साहब ने गलों को अंदर धकेला था। बस इतनी मोहलत हमलावरों के लिए काफ़ी थी। गोली चलाने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना खान, छोटा खान हमारे
निशाने पर है। इधर तुम गोली चलाओ और हम चलाएगा। फाटक पर खड़े होते तो कामत इंसान नुमा ने धमकी दी। कौन हो तुम लोग? क्या इरादा है तुम्हारा? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। बाबा साहब का एक पाँव बरामदे की पहली सीढ़ी पर और दूसरा दूसरी सीढ़ी पर था। उन्होंने फिक्रमंदी से तैमूर अली खान की जानिब देखते हुए सवाल किया। हमारे पास सवाल जवाब का टाइम नहीं है खान। लड़की हमारे हवाले करके अपना बेटा जिंदा सलामत अंदर ले जाओ। उनमें से एक ने तुर्शी से कहा। लड़की? कौन लड़की? इतने ऊंचे शिमले वालों के हाथ से इतनी खुल्लम खुल्ला लड़की की तलब। एक लम्हे को तो दांतों तले पसीना आ गया। जैतून बानो, शहर बानो की लड़की। फ़ौरन जवाब आया। क्या बक रहे हैं ये लोग तैमूर? बाबा साहब गरजे। इस कदर फितना अंगेज़ है उस लड़की का हुस्न। वो हमारी नौकरानी है, तुम्हें उससे मतलब? वो अपनी उलझन पर काबू पाकर बड़े दबंग अंदाज में गोया हुए। ज्यादती करता है तुम उसके साथ। उसकी माँ का 4 कोठी है, वो मालकिन ने मारा। देर नहीं करो खान, मजाक नहीं है तुम्हारे साथ हमारा। 2 मिनट में लड़की बाहर लाओ वरना खान को गोली लगेगा। फाटक पर खड़ा बदहेबत दीव घर आया। क्या बक रहे हैं ये लोग तैमूर? बाबा साहब गजबनाक हुए। जैतून बानो को लेने आए हैं, तैमूर अली खान ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मगर यूं इनकी मजाल कैसे हुई कि हवेली की किसी लड़की का नाम अपनी ज़बान पर लाएं, ख्वाह वो हमारी औलाद हो या नौकरानी, दोनों हवेली की इज्जत है। बाबा साहब मुँह से झाग उड़ाने लगे। उनका बस नहीं चल रहा था कि फायर करें। देर नहीं करो खान, टाइम नहीं है, एक गुंडे ने खशोनत भरे अंदाज में कहा। बाबा साहब नहीं, आप इसे बाहर नहीं लाएंगे। तैमूर अली खान भला के नडर साबित हो रहे थे। तो फिर ठीक है, हम 48 घंटे देता है। खान को साथ ले जा रहे हैं, लड़की को उसके घर पहुंचा दो, हम वहीं से ले जाएंगे। अभी खून खराबा करने का ऑर्डर नहीं है। अगर 2 दिन में लड़की नहीं पहुंचा तो हम बड़ी इज्जत के साथ खान का और छोड़ जाएंगे। अब कुछ बोलेगा नहीं, चलो खान। उनमें से एक ने अपनी बात मुकम्मल करके तैमूर अली खान को आगे धकेला। मुतरबा हॉल कमरे की खिड़की से नाक लगाए बाहर की कार्रवाई बगौर देख रही थी और थर थर कांप रही थी। गुमान यही गालिब था कि बस बाबा साहब अब बुलवाने ही वाले हैं। मगर बाहर का बदलता मंजर देखकर जाने क्या हुआ। बाहर की जानिब सरपट दौड़ी। रुको रुको, ठहरो, खान को छोड़ो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। बाबा साहब के लिए ये अचानक अवतार थी। वो संभलने भी ना पाए थे कि वो फाटक पर पहुँच गए। इससे कबल कि वो कोई अगला कदम उठाते वो 2 अदद गुंडों की गिरफ्त में थी। जब तक जीप स्टार्ट नहीं होगी उन्होंने तैमूर अली खान को नहीं छोड़ा। बाबा साहब गन उठाने के बावजूद कुछ न कुछ कर सके। जीप धीरे से आगे बढ़ी। दोनों गुंडे तैमूर अली खान को छोड़कर चलती जीप में कूद गए। तैमूर अली खान होंठ काटते हुए धूल उड़ाती जीप को देखने लगे, मगर फिर शिकस्ता कदमों से बाप की सिमत बढ़े जो चौकीदार को साथ लिए उस कोठरी की तरफ जा रहे थे। बेचारे चौकीदार का खून बहुत बह गया था। बाबा साहब को कितनी हैरत और दिलचस्पी सही इस वाक़ये से, मगर चौकीदार की जान बचाने के अमल से ज़्यादा अहम तो अब कुछ भी नहीं था। शिकार खेलने वाले इस तरह के मामलात बहुत आसानी से डील कर लेते, इसलिए दोनों बाप बेटे वसवासों खदशात का शिकार तो नहीं थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या करना है, किस तरह बहता खून रोकना है। खान, उस बेवकूफ़ का बच्ची ने सारा मेहनत हमारी बेकार कर दिया। चौकीदार ने तकलीफ पर काबू पाते हुए जैसे बहुत दिल महसूस कर कहा था। वो दोनों खामोश रहे, जैसे उन्होंने कहा सुना ही नहीं। ख़वातीन अंदर आयात का विर्द कर रही थी। या अल्लाह, कैसी नागहानी है। पता तो कराओ कि तैमूर और तुम्हारे बाबा साहब कहाँ हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बताओ, कमाद की फसल कट रही है। हवेली के सारे नौकर आजकल ज़मीनों पर होते, घर पर तो सिर्फ तैमूर और तुम्हारे बाबा साहब ही थे। ज़हीर और बसीर तो शहर की तरफ गए हुए हैं। अम्मा जी के दिल में तो जैसे पंखे लगे हुए थे। तो आप मर्दाने में खाना किसके लिए लगाने को कह रही थी? नाज़नी ने पूछा। तुम्हारे बाबा साहब तो वक्त पर खाते हैं। ज़हीर और बसीर भी कहकर गए थे कि वो खाने के वक्त तक वापस आ जाएंगे। फिर तैमूर भी सराय जा रहा था, इसलिए कह रही थी। उसी दम मामा बिल्ली कमरे में दाखिल, उसका चेहरा सता हुआ था। अम्मा जी, बाबा साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं, उसने पैगाम दिया। तैमूर कहाँ है? उन्होंने पैगाम नज़रअंदाज करके पहली फुर्सत में बेटे की बाबत दरियाफ्त किया। खान भी वही है, मामा ने जवाब दिया। अम्मा जी, आप जाइए ना, पता नहीं बाबा साहब ने आपको क्यों बुलाया है। हमले के फ़ौरन बाद अम्मा जी की तलबी बड़ी मायनी खेज थी। फितरी तौर पर सभी को तजस्सुस था कि अब से कुछ देर पेशतर होने वाले वाक़ये का भेद क्या है। खैरियत तो है ना मामा? अम्मा जी की छठी हिस्स जैसे चार्ज हो चुकी थी। ये 16 आने अभी तक नहीं आई पटवारन के यहाँ से? उन्होंने मामा के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए पूछा। नहीं, अभी नहीं आई, मामा ने उसी साहब का अंदाज में जवाब दिया। बताओ, अंधेरा हो गया, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती। मामा, तुझे पता चला कि गोलियाँ कौन चला रहा था? पता नहीं अम्मा जी, मामा का जवाब मसलहत अमेज़ था।
तौबा, मेरी तो जान निकल गई। सीधी सी बात है, मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र मार रही थी कि हमारे जोश के बाहर ना निकल गया हो। शुक्र है मेरे रब का, मेरा बच्चा महफूज है। या अल्लाह कल की खैर हो। वो दुआएं मांगते हुए बाबा साहब के कमरे में दाखिल हुई। आओ रईसा की माँ। बाबा साहब गाँव तकिए से लगकर बैठ गए। खैरियत तो है? अम्मा जी ने पुरतशवीश नज़रों से बारी बारी बाप बेटे की तरफ देखा। ये कौन गोलियां चला रहा था? मेरे तो हाथ पैर अभी तक ठंडे पड़ रहे हैं। अम्मा जी तैमूर के पहलू में बैठ गई। कमरे में एक महसूस किया जाने वाला मायनी खेज सन्नाटा तारी था। फिजा में एक अजीब सा गैर मामूली पन छाया हुआ था। ये जैतून बानो किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? बाबा साहब ने वो सवाल किया जो अम्मा जी के दिमाग में दूर दूर कहीं नहीं हो सकता था। वो बुरी तरह चौंक गई। खैरियत? 16 आने की भांजी है, उसी के गांव से ताल्लुक़ है। उनके दिल में अजीब धक्कड़ पकड़ होने लगी। 16 आने किधर है? उसे बुलवाइए। बाबा साहब का लहजा कतई बेतासुर था। अब मुझसे पूछिए जो पूछना है, मुझे सब पता है। वो बेहद परेशान हो गई। क्या पता है? क्या आपको ये भी पता है कि उसका किसी शहर बानो नामी औरत से ताल्लुक़ है? उनकी अंदाज़ कदरे बरहम था। जी पता है, वो मुजरमों के से अंदाज में बोली। तैमूर अली खान ने चौंक कर माँ की शक्ल देखी। खान दिलावर अली खान भी उलझे। माँ लगती है वो जैतून बानो की। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में गोया हुई। तो क्या माँ इस तरह बेटियों को गुंडों से उठवाती हैं? उनके अंदाज में महसूस किया जाने वाली नागवारी थी। हैं? अम्मा जी दहल कर रह गई। कहाँ है जैतून बानो? वो गोलियाँ इसीलिए चल रही थी अम्मा जी। तैमूर ने बहुत थकी थकी आवाज़ में उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की। क्या मतलब? उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। ले गए वो उसे, तैमूर अली खान ने मतला किया। अरे मेरे अल्लाह! अम्मा जी ने सरपिट दौड़ते दिल को पकड़ने की कोशिश की। आप लोगों के सामने? उन्होंने ताज्जुब से शौहर की सूरत देखी। यहाँ से उठने के बाद पहले तो सदका बांटिएगा अपने बेटे की जान का। शुक्र मनाइए जिंदा सलामत आपके सामने बैठा है। आप अपने तौर पर बड़े बहादुराना काम अंजाम दीजिए। इंसान को किसी मामले में हाथ डालते वक्त चारों तरफ से इत्मीनान कर लेना चाहिए। आपने हमें अंधेरे में रखकर अच्छा नहीं किया। अगर आपके बेटे को कुछ हो जाता, खुदा न ख्वास्ता। खान दिलावर अली खान के अंदाज से हनूस नाराज़गी टपक रही थी। खुदा न ख्वास्ता, वो भी बेआसरा बच्ची है। वो सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए नज़रें झुकाकर आहिस्तगी से गोया हुई। इस हवेली से बाहर लाखों इंसान मसाइल से दो चार हैं। क्या हम पर तमाम लोगों की जिम्मेदारी है? हमें इस बात से उलझन है कि ये वाक़या हमारे साथ ही क्यों हुआ? उसकी सरासर जिम्मेदारी आप पर आती है। बाबा साहब को भी दो टोक बात करना होती थी। जब आपने उसे हवेली में रहने की इजाज़त दी तो क्या आप उसके तमाम हालात से बाखबर थी? उन्होंने बीवी के नरम और परेशान चेहरे पर एक चटती सी निगाह की। पहले तो नहीं थी बाखबर, अलबत्ता बाद में सब कुछ मालूम हो गया था। वो धीरे से गोया हुई। मसलन क्या मालूम हुआ बाद में? खान साहब की मजबूरी थी कि वो सादा मिजाज और धीमी औरत के सामने खुलकर नाराज़गी का इजहार भी नहीं कर सकते थे। अम्मा जी ने तैमूर अली खान की सिम देखा। बेटे तुम बता दो ना अपने बाबा साहब को, वो भोलपन से कह रही थी। लेकिन अम्मा जी, मुझे भी तो सिर्फ इतना पता है कि वो शहर वालों की बेटी और बस। तैमूर अली खान ने उन्हें बताया तो वो सोच में पड़ गई। जाने दीजिए अब इस किस्से को। वो बदनसीब तो अपने अंजाम को पहुंच गई। अब इन बातों से क्या हासिल? हाय, उसकी तो उम्र भी बहुत कम है। उस पर बेअक्ल है, अल्लाह उसे अमान दे। बताओ, आप दोनों के सामने वो उसे ले गए, ऐसी बुज़दिल पल में रो देने वाली। क्या हाल हो रहा होगा उसका? क्या खाती है वो औरत? कैसा पत्थर दिल है उसका? अम्मा जी की आवाज़ भर आ गई। बताओ, लड़कियों को कितना दुख होगा। कितना प्यार करने लगी थी सब उससे। कम से कम उस बेहया की ज़िंदगी से तो बच जाती। अम्मा जी बहते आंसू पूंछने लगी। तैमूर, जाओ बेटे तुम अपना काम करो, अब क्या हो सकता है? बाबा साहब ने कहा। तैमूर किसी गहरी सोच से जागे थे, फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गए थे। आप इधर आइए हमारे पास। बाबा साहब ने अम्मा जी को अपने पास बुलाया। वो आहिस्तगी से चलती हुई आई और बैठ के एक कोने पर टिक गई। यह हद से ज़्यादा नर्म दिली। जहाँ आपकी बेहतरीन खूबी है वहाँ आप ही के हक़ में वबाल भी है। नरम दिली अच्छी चीज़ है, लेकिन यूँ भी नहीं होना चाहिए कि इंसान असूल से ही हट जाए। अगर हमें आप सब कुछ बता देती तो हम कुछ इंतज़ाम तो करते। बस गलती होगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। वो जैसे जुर्म का इकरार कर रही थी। क्या आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए? उन्होंने मदद तलब नज़रों से शौहर की तरफ देखा। खैरों के साथ मामला होता तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन बकौल आपके की हरकत तो उसकी अपनी माँ की है। हम ही उल्टा किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। 4 कोठियों की मालिक औरत अपने हाथ पैर चलाना भी जानती होगी। वो जैसे कुछ सोचते हुए बोल रहे थे। अम्मा जी ने चौंक कर खान साहब की शक्ल देखी। 4 कोठियों की मालिक? आपको किसने बताया? वो मुतअज्जिब थी। वहीं जो उसे लेने आए थे उन्हीं के मुँह से सुना है। इतनी बातें भी होगी आपसे? उनकी हैरत में हैरानगी हो गई। बाबा साहब ने अपनी सीधी सादी बीवी को एक सानिया के लिए बगौर देखा। क्या ख़ानदान है 16 आने का?
अम्मा जी का दिल बताए बगैर बड़े ज़ोर से धड़का। इस्तरारी अंदाज में दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। मज़ीद सच उगलने का मरहला दरपेश था। वो 16 आने की सगी भतीजी नहीं, उसकी नानी से 16 आने के ख़ानदान का मुँह बोला बेनापा चल रहा था। इस तरह से एक दूसरे के अहम मुद्दतों से, सगों की तरह एक दूसरे की अहम मुद्दतों से, वो धीमे लहजे में बता रही थी। पाकिस्तान बनने से पहले के ताल्लुकात हैं उनके। क्या ये लड़की उन लोगों से ताल्लुक़ रखती है जहाँ सिर्फ नानियाँ होती हैं, दादियों का कोई अता पता नहीं होता? बाबा साहब ने गहरी निगाह उनके चेहरे पर जमा दी। जैतून के बाप ने उसकी माँ से निकाह किया था। अम्मा जी ने जैतून बानो की साख बहाल करने की कोशिश की। आपके पास अमानत रखा है उसकी माँ का निकाहनामा? बाबा साहब का मूड ऑफ हो गया। उन्हें पता था कि अम्मा जी हर शख्स की बात का एतबार कर लेती है। अम्मा जी एक लम्हे को खामोश होकर रह गई। आपको तमाम बातों का क्यों के इल्म नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। अम्मा जी ने हकीकत पसंदाना अंदाज इख्तियार किया। उन्हें क्योंकि इल्म था कि खान साहब आसानी से मुतमईन नहीं होते, इसलिए वो यही कह सकती थी। तो फिर आप हमें बात बताइए, अगरचे अब इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, मगर इस बहाने आप हमें कुछ वक्त ही देंगी। वो नीम दराज हो गए। औरत को शायद बच्चे ही चाहिए होते हैं, सब कुछ ही भूल जाती है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हुक्का करीब किया और हुक्के की मुंह से लगा ली। बच्चे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, बड़े काम होते हैं घर गृहस्थी के। वो नज़रें झुकाकर गोया हुई। इतने बड़े कुनबे की ज़रा सी बात का ख्याल रखने वाली को कभी अपने मर्द की तन्हाई का ख्याल नहीं आता। जुमले के इख्तिताम पर हुक्के की गड़गड़ाहट गूंजी। आपके अपने काम धंधे इतने मसरूफ़ रहते हैं कि मुझे तो आपकी थकन के ख्याल से बड़ा मलाल होता है। मामा को इसीलिए कहती रहती हूँ कि खाना बड़े खान की मर्ज़ी का बनाया कर। अब बेचारों को घर का खाना ही तो खाना होता है। मुझे एहसास है कि बड़े रुतबे बड़े काम मांगते हैं। माशाल्लाह बेटे जवान हैं, जागीर के काम उन पर डालिए। आपने भी तो बड़ी छोटी उम्र में ये सब कुछ संभाला था, वो सादगी से कह रही थी। वो उनकी नेक तमन्नाएं उनके चेहरे पर नूर जगमगा रही थी। खान साहब का सारा गुस्सा, सारी कोफत हवा हो चुकी थी। आपने ज़माने के 1000 रंग देखे मगर कोई असर नहीं है। आप तो वैसी की वैसी हो, रईसा की माँ। बाबा साहब को उनके सीधेपन की एक अदा याद आने लगी। अम्मा जी कदरे सटपटा गई। मुझे उस बच्ची का ध्यान आ रहा है। उन्होंने बात बदलने की कोशिश की। हाँ तो आप बता रही थी उसकी कहानी। बताओ ताकि हमें भी पता चले, अंदाज़ा होगा कौन कितना चला गया आपको। 16 आने मुझसे झूठ नहीं बोलती। क्या मैं उसे जानती नहीं? 4 दिन का साथ तो नहीं है मेरा उसका। उसका क्या लालच है उस बच्ची से? रहने को ठिकाना, रोटी टुकड़ा, पान छालिया सब उसे मिला हुआ है। बात दरअसल ये है, अम्मा जी ने खाला 16 आने की वकील सफाई का किरदार अदा करने के फ़ौरन बाद हकीकत बयानी शुरू कर दी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।